तो अभी तक हमने इस चैप्टर में यह देखा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या था, डीएनए था। तो अब हम इससे आगे की जानकारी अनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड ही देंगे आपको। तो लिखा है अनुवांशिक पदार्थ, सबसे पहले लिखा है अनुवांशिक पदार्थ आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो हाँ, कुछ सूक्ष्म जीव या फिर कह लीजिए कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले सूक्ष्म जीव जैसे विषाणुओं व कुछ जीवाणुओं में आरएनए आज भी अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि टीएमवी वायरस यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस तथा कुछ बैक्टीरियोफेज आदि में आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। एक चीज याद रखिए कि जिसमें भी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए से उसमें पहले डीएनए बनता है। ठीक है, आरएनए जो है वह कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आज भी अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है तथा आरएनए सबसे पुराना अनुवांशिक पदार्थ है, या फिर कह लीजिए आरएनए प्राथमिक अनुवांशिक पदार्थ था। अब यह हमको ज्ञात हो चुका है। तो आरएनए के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखिए, आगे के वीडियोस में मैं आपको और बातें बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए अनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड कि डीएनए, क्योंकि हमें डीएनए के बारे में ही जानना है, तो आइए डीएनए के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड मैंने बता रखा है। तो डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि हमारी मनुष्य की कोशिकाएं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं तथा सभी जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो इन सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए आइए जानते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं तथा इन दोनों को हम अलग अलग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक तरफ यहाँ डीएनए लिख रखा है तो दूसरी तरफ यहाँ आरएनए लिख रखा है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग अलग जानकारी दूंगा, आप इनको दोनों को कोरिलेट आपस में कर लेना। तो पहला पॉइंट देखिए, डीएनए में दो कुंडलन पाए जाते हैं, यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किसका? डीएनए का। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज़ को? देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है तीन चीज़ों से मिलकर बना, यानी कि पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और हमारा नाइट्रोजीनियस बेस। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। बस अभी याद रखिए कि डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि द्विकुंडलित होता है। आरएनए कैसा होता है? आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आरएनए में सिर्फ एक श्रृंखला ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए डीएनए का दूसरा पॉइंट, डीएनए में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। इधर भी दूसरा पॉइंट मैंने वही लिख रखा है कि आरएनए में भी पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। तो आखिर डीएनए और आरएनए फिर अंतर क्या हुआ है कि यहाँ पर भी यही तीनों चीज़ें हैं, यहाँ पर भी यही तीनों चीज़ें हैं। अंतर देखिए इन दोनों में क्या है। जो डीएनए में पेंटोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा इन सेंस देखिए यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो पांच है, यानी कि मिथ इत प्रो ब्यूट पेंट, तो यानी कि पांच कार्बन हो गए, इसीलिए क्या हुआ? पेंटोज शुगर हुआ कि नहीं? यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पेंटोज शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो पेंटोज शुगर। और यह जो शुगर है यह कहाँ पाई जाती है? डीएनए में। आइए पेंटोज शुगर समझते हैं जो कि आरएनए में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा लगभग, लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करिए कि यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन पर भी कहीं ना कहीं क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बस यही डिफरेंस है दोनों में कि सेकेंडरी पोजीशन पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो वह पेंटोज शुगर राइबोस पेंटोज शुगर कहलाती है, और जब सेकेंडरी पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट रहता है तथा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो यही पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर कहलाती है। तो आपको दोनों पेंटोज शुगर का डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है कि डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है? तो डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी पेंटोज शुगर पाई जाती है? तो राइबोस पेंटोज शुगर पाई जाती है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सिमिलर है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी है ये कि फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी पाया जाता है और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आरएनए में भी पाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, डीएनए में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। आरएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। देखिए डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं इसको हमने दो भागों में बांट रखा है, एक को कहते हैं प्यूरिन, एक को कहते हैं पिरिमिडिन। तो प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इन शॉर्ट ए और जी। तो ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। और पिरिमिडिन दो होते हैं, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन। एक चीज याद रखना, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यह जो नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजीनियस क्षार हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन, एक को कहते हैं पिरिमिडिन। गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम है, लेकिन थाइमीन की जगह यहाँ पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। यानी कि यहाँ पर जो पिरिमिडिन यूरेसिल है उसने किसका स्थान लिया है, तो थाइमीन का स्थान लिया है। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। और याद रखना, एडेनिन हमेशा यूरेसिल से डबल बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो यह आरएनए में ऐसा होता है और इधर क्या होता है, डीएनए में होता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि डीएनए मुख्यतः तीन जगह पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए मिलेगा, लवकों में आपको क्या मिलेगा, डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलेगा। एक चीज याद रखेंगे, जो ये लवक है ना, ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक भी तीन प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सारे क्या हैं, लवक हैं। तो यह सभी पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं डीएनए मनुष्य की कोशिकाओं में कितनी जगह पाया जाता है, तो दो जगह, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछिए डीएनए पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कितनी जगह पाया जाता है, तो तीन जगह, केंद्रक में, लवकों में और माइटोकॉन्ड्रिया में। थोड़ा सा याद रखना। देखिए आरएनए में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव एवं राइबोसोम में पाया जाता है। इस चीज को भी याद रखना कि आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। देखिए आरएनए जो है वो बनता तो केंद्रक में है, लेकिन वहां से निकलकर कोशिका द्रव में आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ शब्द लिख रखा है कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर आरएनए का अधिकांश भाग कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। हल्का सा याद रखना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दो मैंने नोट करके पॉइंट लिख रखे हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस। अगर यह दोनों एक साथ हैं तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट। जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो इन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। पहले आप इतनी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले डीएनए की संरचना बनाना बताएंगे, फिर वॉटसन और क्रिक के डीएनए के मॉडल के ऊपर जानकारी देंगे। पहले आपको अगर ये नहीं आएगा तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है पहले उसे देखिए, फिर अगला वीडियो देखिए, आपको पक्का चैप्टर समझ में आएगा। बस जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको पढ़ना है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं।